हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम हाउ में। और आप जैसा कि थंबनेल पे देख रहे हैं, अभी अभी कल इन्फॉर्मेशन आई थी और आज दोपहर में भी आप देख सकते हो न्यूज़पेपर में, कुछ न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में निकला हुआ है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी जो 2019 अक्टूबर 2019 में आई थी और उसका किसी कारणवश से उसको क्या किया गया कि पेंडिंग कर दिया गया। अदरवाइज मतलब कि उसको पूरा नहीं किया गया। अगर वो अक्टूबर में हुआ रहता तो दिसंबर में ये पूरे पेपर इनके करा देने के प्लान थे, बट किसी कारणवशों से ऐसा हो नहीं पाया। अब जैसे थंबनेल पे आप देख रहे हो, भर्ती के संबंध में आज हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में कुछ जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, जो एग्जाम का जो लेवल होगा, ठीक है, जो एग्जाम का लेवल होगा वो किस तरीके से होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से हम क्या सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिलेबस में जो मैथमेटिक्स का जो हमारा होता है वो तो एज यूजुअल जो होता है सबका रहेगा, उसमें तो कोई चेंज करने की बात है नहीं। बट जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, जनरल साइंस वगैरह जो भी हैं, और इसमें क्या है कि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट्स होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। और फॉर्म कब तक आएगा, आप ये वीडियो पूरा देखिए और आज आपको ये सारे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी वजह से हम ये वीडियो बनाए हैं। ठीक, आज का हमारा यही मोटिव है कि इसके बारे में यूपीएसआई 2020 के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं वीडियो नहीं भी डाल पाता हूँ, तो आपको क्या है कि मैं कभी भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपको क्या होगा कि कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी क्या है कि हम यूपीएसआई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो हमारी पहली इन्फॉर्मेशन है कि इसमें सीट कितनी है। ठीक है, सीट कितनी है, तो अब देखो सीट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीट अप्रॉक्स 5623, मतलब 5623 इंक्लूडेड, इसमें पैलेटून कमांडर वगैरह का भी है। ठीक है, तो इंक्लूडेड इतना है, और ये सारा मिला जुला कर, और इसमें क्या है कि एसआई मतलब कि सिविल का भी है, तो इसमें सिविल और पैलेटून कमांडर का भी है, दोनों इंक्लूड है इसमें। तो इस बात को ध्यान रखना, ये जो 5623 है इसमें ये दोनों में इंक्लूड है। ठीक है, तो उतना मतलब कि काफ़ी एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, बट क्या है कि इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि वैकेंसी हमारी इतनी है, वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 5623 है। तो चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि सबसे उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई साहब एज क्या होगी, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताऊ ताई ये सारे लोग को ही भरने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है कि एज लिमिट कम है, किससे कि जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, और वो वीडियो था यूपी लेखपाल के बारे में। ठीक है, जो मैंने वीडियो लेखपाल का डाला था उसमें क्या था, 18 से लेकर के 40 तो एज था, बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 18 से 40 नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। तो इसकी अगर हम बात करें यूपी एसआई, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा ये गलत लिख गया, ठीक, कोई बात नहीं है, सबसे होती है गलतियाँ, इसका मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं यूपीएसआई। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास वैकेंसी है 5623। ठीक है, इतनी तो वैकेंसी है। हम बात करते हैं अब एज लिमिट की। ठीक है, अगर हम बात करें एज लिमिट की कि कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर ये फॉर्म आता है तो, ठीक, आएगा, आएगा पक्का आएगा, 100% श्योर है कि ये फॉर्म आएगा ही आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। बट एज लिमिट क्या है, तो देखो हम जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो उनकी एज जो होगी 21 साल से लेकर के 28 साल होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल से लेकर के 28 साल होनी चाहिए। और अगर ओबीसी और एससी एसटी की हम बात करें तो जिसमें क्या है कि थोड़ी सी आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। तो ओबीसी के लिए जो एज लिमिट है वो होगी आपकी 21 से 33। ठीक है, तो इतना ओबीसी के लिए होगा, और एससी और एसटी के लिए जो होगा वो भी सेम होगा, 21 से 33। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एज लिमिट की बात होगी कि जी ये तो एज लिमिट है, इतना आ जाएगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो उम्र की बात है कि आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। भरने से पहले आपको ये चीज़ चेक करना ही करना है, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज लॉस होगा आपका। ठीक है, आप इकोनॉमिकल लॉस को झेलना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल मेजरमेंट किस तरीके से और कितना कितना है। तो अगर इस यूपीएसआई में अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि आपको रन करना है, मतलब दौड़ना है। दौड़ना कितना है, 4.8 किलोमीटर, ठीक है, विद इन 28 मिनट। ठीक है, आपको क्या करना है, 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये है, आपको 28 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। तो और ये तो हो गया आपका मेल कैंडिडेट का। ठीक है, कुछ फीमेल कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रही होंगी, तो उनके लिए भी हम बताते हैं कि जो फीमेल के लिए है वो होगा आपका 2.4 किलोमीटर,
ठीक है, और ये होगा विद इन 16 मिनट। ठीक है, ये 16 मिनट के लिए होगा। ठीक है, कुछ फिजिकल मेजरमेंट है, ये तो रनिंग का हो गया। फिजिकल मेजरमेंट क्या है कि जो हाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, हाइट की हम बात करें और हाइट में हम अगर मेल कैंडिडेट की बात करें कि मेल कैंडिडेट का कितना होगा, तो हाइट की बात करते हैं तो ये होगा 168 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो है जनरल कैटेगरी और ये ओबीसी के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी और ये ओबीसी के लिए। ठीक है, बट 160 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका SC ST के लिए। ठीक है, तो ये आपका ST के लिए। ठीक है, ये OBC है, ऐसा कुछ है नहीं, ये आपका जनरल OBC और ये ST के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए बात करें अगर, तो यहाँ पे फीमेल की हम बात करेंगे तो ये इनका हो जाएगा 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और उसके बाद से ये आपका 152 तो सब जनरल कैटेगरी और OBC के लिए, बट 147 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये आपके लिए हो जाएगा ST के लिए। ठीक है, ये हमारी अभी तक हाइट की बात हुई है, अभी तक हम सिर्फ हाइट के बारे में बात किए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हम अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में, जो सिर्फ एक मेल के लिए ही अलाउड है। ये मेजरमेंट सिर्फ मेल के लिए अलाउड है। ठीक है, तो इस चेस्ट की अगर हम बात करें तो मतलब कि हम मेल की बात कर रहे हैं और इसमें हम क्या होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर ये नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल चेस्ट साइज होनी चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। और 77 सेंटीमीटर ये होगा आपका ST का। ठीक है, ये होगा। अब क्या है कि आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है, अगर वो फुलाने के बाद से, जिसको बोलते हैं आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है, आफ्टर एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो आफ्टर एक्सपेंशन ये होना चाहिए आपका 84 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको कहते हैं फुलाने के बाद। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुलाने के बाद। ठीक है, फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारा सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट वगैरह के बारे में तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा जल्दी से और थोड़ा फास्ट हम देखते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो उसके बाद देखो एग्जाम जो होगा हमारा, जो रिटन एग्जाम होगा, वो कितने कितने जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये चार स्टेज में होगा। पहला जो होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, ये पहला प्रोसेस है। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा। दूसरा होगा आपका फिजिकल इवेल्युएशन टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें क्या है दौड़ना हो गया, मेजरमेंट हो गया, इस तरीके की चीज़ें होंगी। उसके बाद तीसरा जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और चौथा होगा आपका ज्वाइनिंग। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा आपका ज्वाइनिंग। ठीक है, ये चार इसके प्रोसेस हैं। ये चारों प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। और अगर आप ये एक से A1 बाई 1 करके अगर आप क्वालिफाइड कर जा रहे हो तो ठीक है। तो अगर हम फिजिकल हमने जो फिजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट ये हमने देख सीखा था। ठीक है, ये हमने अभी बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, जैसे कि अगर आप किसी अदर कैटेगरी से अदर फ्रॉम मतलब जनरल कैटेगरी के सिवा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए जिसको आप फॉर्म भरते वक्त, जैसे कि आप OBC हो या SC ST हो, अगर आपने आरक्षण चाहिए तो आप उस सर्टिफिकेट को लगाओ। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद से फिर उसमें और भी डोमिसाइल हो गया, जितने भी इस तरह के सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो, आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट वहाँ पे देने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, या फिर अगर आपने रिटन एग्जाम निकाल लिया, आपका फिजिकल टेस्ट भी सही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप वेरीफाई नहीं करवा पाते हो या फिर किसी वजह से डॉक्यूमेंट क्या फर्जी पाया जाता है इस तरीके से, तो जो एक लीगल कार्रवाई होगी वो अलग से। बट क्या हो जाएगा वहाँ पे कि अगर डॉक्यूमेंट मिस है, जैसे कि आपका SC ST से बिलोंग करते हो, आपके पास क्या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर आपकी रैंक निकाल के या आपकी इस तरीके से प्रोसेस वो करेंगे। ठीक है, इस तरीके मतलब ये जनरल से एक प्रोसेस होता है इसको करने के लिए, तो ये इस तरीके से वो फॉलो करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रिटन एग्जाम में आते हैं और रिटन एग्जाम में अब हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में किस तरीके से ये करते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये कितने नंबर का है, टोटल का टोटल हम सारा बताएंगे किस कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का है, कितने लाना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे हो जाएंगे आप मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसको हम क्या कहते हैं मिनिमम मार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे क्वालिफाइंग मार्क कह लो या फिर मिनिमम मार्क्स। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं मिनिमम मार्क्स बोल देते हैं। ठीक है, मिनिमम मार्क्स। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका आता है जनरल हिंदी। ठीक
ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। जनरल हिंदी, अब जनरल हिंदी के ये कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन इसमें आएगा आपका 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 100 नंबर के, और आपको मिनिमम कितना लाना है, 35, ठीक है, मतलब कि आपको 35% लाने हैं, इस मतलब 100 नंबर में 35% आपको लाने हैं इस जनरल हिंदी को पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो आपका आता है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका आता है 24 मार्क्स का आएगा, और इसी के साथ आएगा आपका जीके जो आपका रहेगा 16 नंबर का, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर हो जाते हैं आपको 40, और ये टोटल हो जाएंगे 16 नंबर के, इसमें से भी आपको 35 नंबर लाने अनिवार्य हैं, ठीक है, इसमें से भी आपको 35 नंबर तो लाने ही अनिवार्य हैं, इसमें आपको 35 नंबर लाने पड़ेंगे तब जाकर आप पास हो पाओगे, ठीक है, इसमें आपको 35 नंबर लाने। उसके बाद आती है जो थर्ड नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, थर्ड पे अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, फिर हमारा आ जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी आएगा आपका 40 क्वेश्चन होंगे इसमें, पूरे 100 नंबर का होगा, मिनिमम आपको 35 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। और लास्ट की बात करते हैं, अब हमारे पास चौथा है, और चौथा है हमारा एप्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे चौथा है एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग, ठीक है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग पे ये अभी एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी आपको आएगा, टोटल जो 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का होगा, और 35 नंबर इसका आपका टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। अब हम बात करते हैं कितना नंबर आपको, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, वो कितना है, वो आपके आ जाते हैं 400 नंबर, टोटल हमारे पास 400 नंबर आ जाते हैं। बट अब हमारे पास अगर हम जो मिनिमम सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से हम बात करें, या फिर मिनिमम मार्क्स से अगर हम बात करें, ठीक है, जो मिनिमम मार्क्स हैं, तो वो अगर आप सारा ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा वो 140 आ जाएगा। बट आपको चाहिए कितना पास करने के लिए, ठीक, अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आपको चाहिए कितना रिटेन एग्जाम को मतलब सारा पास करने के लिए, तो आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए इसका आपको चाहिए 50%, मतलब 200 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, मतलब सारे एग्जाम नहीं, ये रिटन का जो प्रोसेस है, आपको जो रिटन प्रोसेस क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 200 मार्क्स की आवश्यकता है, तब जा कर के आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे या फिर आप काउंटिंग में आओगे। अगर आपका 200 नंबर से कम आता है तो आप लिस्ट से बाहर हो, आप पहले ही मान लेना, ठीक है। अब चलो हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस का क्या है, सिलेबस का क्या सीन है, क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो अब देखो हम सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस में देखते हैं धीरे धीरे एक एक करके हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने पहले ही जोड़ लिया यहाँ पे द हिंदी, ठीक है, द हिंदी कह रहा है, यहाँ पे जनरल हिंदी। अब इसमें देखो क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पैसेज, एक उसमें क्या देगा पैसेज दे देगा, और उसके उसी में से 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये क्या है एक एक या फिर कुछ भी 2-2 नंबर या फिर हाफ नंबर का इस तरीके से वो कर देगा, या फिर एक पूरा जो पैसेज होगा उसमें अगर 4 क्वेश्चन हो सकता है वो 2 नंबर का हो, ठीक है, इस तरीके से होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि आपको 4 पैसेज कह रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे पैसेज दे देगा, उसी पैसेज से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये तो हो गया। टाइटल ऑफ द पैसेज, मतलब क्वेश्चन उसी में से अराइज करेगा, लेटर राइटिंग के बारे में पूछेगा, वर्ड नॉलेज के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, यूज ऑफ द वर्ड, उसको यूज करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला करके दे देगा कि एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा भरो इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। फिर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, सेंटेंस करेक्शन और एडम्स फ्रेज, ये सारी चीज़ें हिंदी में आएंगी। और भी इसमें जैसे जनरल हिंदी में समास हो गया, अलंकार हो गया, ये सब चीज़ें भी आती हैं, तो इस पे भी आप फोकस कर लेना। ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो जनरल है, वो तो सबको पता है कि वो तो आता ही आता है, मतलब कि अलंकार, रस, छंद, ये सारा का सारा चीज़ें क्या है कि इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इसको जरूर देखना, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो इस पर आपको पूरा ध्यान देना। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमारे पास आता है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये विजुअल होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम तो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ये हमारा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो भी, ठीक है, जो भी क्या सारा पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बेसिक होता है वो तो पूरा कमांड होना चाहिए, ठीक है। एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया था। अब इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब इसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कब कब हुए हैं, ठीक है, क्यों हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी आपको, ये सारी चीज़ें भी पूछता है। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में पूछेगा। फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल लॉ रिलेटेड टू वुमेन चिल्ड्रेन, अब जैसे कि एक उसमें फंडामेंटल राइट्स को मैंने बता दिया आपको, और फिर फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछ देगा, जो भी अभी मान लो कि कोई रिलेटेड कोई ऐसा
लॉ आता है जिसमें क्या है कि वुमेन से रिलेटेड हो या फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, या फिर एक जो अभी थोड़ा लेटेस्ट में आया था चाइल्ड लेबर। तो इस तरीके की चीज़ें अगर कोई न्यूज़ में आती हैं या फिर उस पर कोई लॉ आता है तो मस्ट भी वो पूछेगा और उस पर क्या है कि फोकस करना है, आपको ध्यान देना है उन सब चीज़ों पे, तब जाकर कर आप ये सारी चीज़ें पढ़ो। नहीं तो फिर आप किसी किताब में पढ़ लो वो सब मिलेगा नहीं। आपको डेली का न्यूज़पेपर देखना है तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और हमेशा अपडेट रहना, ठीक है। फिर रिजर्वेशन ऑफ SC ST किस तरीके से रिजर्वेशन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये सारे किसके सरकार में हुआ, कौन पास करा, तो ये सारी चीज़ देख लेना, ठीक है। मे बी ऐसा VP सिंह के सरकार में हुआ था, ठीक है, रिजर्वेशन जो आया था। तो एक बार देख लेना इसको, आई एम नॉट श्योर कि बट फिर भी देख लेना, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत दे देगा किस किस तरीके से सरकार ने लॉ लिखा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, ह्यूमन राइट्स के बारे में देखना। फिर ट्रैफिक रूल्स में देखो ये मस्ट है। इसमें से क्या है कि मतलब पूछना ही पूछना, कैसे पूछेगा कि एक सिंबल बना के दे देगा, देखो ये यहाँ पे सिंबल बना के दे देगा, ठीक है, जैसे कुछ भी सिंबल बना के दे देगा, पूछेगा ये सिंबल क्या प्रेजेंट करता है और उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक, इस तरीके से देगा। नेशनल सिक्योरिटी इशू के बारे में दे देगा, उसके प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट वगैरह के बारे में, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमसे पूछेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें पूछेंगे और पेपर का लेवल हाई होगा। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, पेपर का लेवल हाई होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट हमारे पास आता है जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है, ठीक है। जनरल नॉलेज में देखो क्या क्या आ जाएगा कि कोई भी जैसे ये साइंटिस्ट साइट, मतलब कि कोई ऐसी जगह मिल गया, आर्कियोलॉजिकल साइट हो गया, जैसे कि वहाँ पे कुछ खोज में कुछ मिल गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई, जैसे ह्यूमन स्कल वगैरह मिल गया, इस तरीके की चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थिंकिंग विच एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन द एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन आता है वो अपना कुछ व्यू देता है तो वो सारी चीज़ें पूछती हैं, ठीक है। उसके बाद से भी अफेयर अबाउट द इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्री। अब देखो जो भी इंडिया के हैं, इंडिया के पाकिस्तान के साथ किस तरह के संबंध है, चाइना के साथ कैसे संबंध है, US के साथ कैसे संबंध है, इस तरह की चीज़ें भी आएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें पूछेंगे जनरल नॉलेज में, ठीक है। उसके बाद आता है साइंटिफिक, ये होता है साइंटिफिक प्रोग्रेस, जैसे कि कुछ प्रोग्रेस हो गया, किसी ने कुछ डिस्कवरी के हो गया, या फिर कोई नोबेल प्राइज वगैरह के बारे में पूछता है, इस तरीके के यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद वही प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के बारे में सेम चीज़ हो गया। फिर नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड, अब कि नेशनल इंटरनेशनल जैसे कि तुम्हारा हो गया ये वर्ल्ड कप कह रही है, हॉकी हो गया, या फिर कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये तरह के जाना है नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में कि किसके कौन सा अवार्ड किसके मेमोरी के दिया जाता है, ठीक है। तो अब दूसरा फिर इंडियन लैंग्वेज के बारे में भी तुम्हें जानना पड़ेगा, कितनी तरह की लैंग्वेज है, किस अमेंडमेंट में हुआ था, कितनी लैंग्वेज है, कितना ऑफिशियल है, कितना नॉन ऑफिशियल है, ठीक है। बुक्स के बारे में पूछेगा, स्क्रिप्ट कैपिटल के बारे में पूछ सकता है, करेंसी कौन, ढाका की करेंसी कितना है, इस तरीके से पूछ लेगा कि इस देश की करेंसी क्या है, इस देश की करेंसी इस तरीके आएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स एथलेट्स सच इज इसेंशियल नॉलेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें आनी ही आनी है, ये तय है। उसके बाद देखते हैं, अब ये तो हमारे पास लास्ट था, ठीक है। इसके ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपको UPSI के बारे में, ठीक है। ये UPSI के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। रही बात इसकी फॉर्म की, तो फॉर्म की देखो, फॉर्म का आने का सिर्फ एक ही चांस है, ये लॉकडाउन के बाद आएगा, ठीक है। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन कब आएगा, लॉकडाउन के बाद ही आपका लेखपाल का फॉर्म आएगा, ठीक है। लेखपाल का फॉर्म आएगा, लेखपाल के फॉर्म के बाद आएगा आपका SI का फॉर्म। ये विदिन 2 मंथ, मतलब आप ये समझो कि अभी हमारा क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, ठीक है। और ये 3 मई को ख़त्म हो गया लॉकडाउन, में भी ख़त्म हो सकता है। बट आप ये क्या है कि ये UPSI है, आप इसे जुलाई से पहले मत माना, ठीक है। जुलाई से अगस्त के बीच में इसका फॉर्म आएगा, इसलिए हमने आपको बता दिया क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर में 1-2 दिन आया हुआ था, तो मैं सोचा आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो जनरल सा हो गया जो हमने बता दिया। अब हमारे पास बचता क्या बचता है जो मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, हाँ ठीक है। भर्ती के संबंध में जरूरी बातें मैंने आपको बता दी। परीक्षा का स्तर क्या होगा, देखो परीक्षा का स्तर की अगर हम बात करते हैं तो परीक्षा का स्तर होगा आपको ग्रेजुएशन लेवल का पूछेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का पूछेगा, मतलब लेवल क्या होगा, हाई होगा, ये ग्रेजुएशन के लेवल की बात करेगा। सिलेबस देखो चेंज नहीं है, जो सिलेबस था वही आएगा। फॉर्म कब आएगा, ये अब ये जुलाई से अगस्त के बीच में आएगा, ठीक है। फॉर्म क्या होगा, जुलाई से अगस्त के बीच में बात करना, क्योंकि इससे पहले आपका आएगा लेखपाल का आएगा, ठीक है। लेखपाल का आएगा, इससे पहले क्या है, लेखपाल के चांस हैं आने के, तो लेखपाल का आएगा। उसके बाद से लेखपाल के बाद आएगा आपको UPSI का, ठीक है। अब बैक टू बैक होने का कोई चांस है नहीं, एक बार जब ये लेखपाल का जैसे हो जाएगा उसके बाद से ये इसका फॉर्म आएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी थोड़ी सी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देना चाहता था और मैंने दिया। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो जल्दी मैक्स टू मैक्स इसको आप शेयर करो ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, ठीक है। ये अवेयरनेस होनी चाहिए सबको, इस बारे में सबको पता होना चाहिए, ठीक समझ गए। तो आप इसे शेयर करो, लाइक कर दो दोस्तों के साथ, और भी सब्सक्राइब वगैरह कर लो, बेल आइकन जो भी होता है, ये सारा चीज़ें तो आपको करना ही है, आप इसे करो और हमारे साथ आप जुड़े रहो। आपको हम